Hello, good morning to all of you, and we can proceed further if things are fine. Last class में आपको geomagnetism बता रखा था मैंने, and then after we talked about some instrument which are magnetic instruments. उसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को कंप्लीट करेंगे। आपको एक क्लास डीपीपी दी गई थी, उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, उसको आप ट्राई कर लीजिए। अगर नहीं किया अभी तक तो टेक योर टाइम, और उसको किसी एक दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उस पर कई सारे डाउट्स आ सकते हैं आपके, तो वी विल टेक अ सेपरेट डे फॉर दैट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, दैट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट टॉपिक, यू कैन कॉल चैप्टर, यू कैन कॉल व्हाटएवर। बेसिकली हम उसको टॉपिक जैसा डील कर रहे हैं मैग्नेटिज्म के अंदर ही, और अगला चैप्टर का नाम हम लोग आगे देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अभी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल और सिंपली मैटर। आपको बोला है मैंने, फिर एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि आपको ये जो चैप्टर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला, एक बार टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ेगा। सो रीड इट फ्रॉम NCERT, सो दैट अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, हालांकि हम लोग उसको कवर कर लेंगे, बट स्टिल अगर कोई एडिशनल पॉइंट उससे मिलता है तो वो आपको काम करेगा और पूरा कनेक्टेड लॉजिक देगा। बहुत सारे पॉइंट्स आपको NCERT बताएगा। और अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप SC वर्मा से भी एक बार पढ़ लो, एंड और मतलब दोनों है। अगर आप नहीं भी पढ़ते तो चलता है, किसी एक से भी पढ़ोगे तब भी चलेगा, दोनों से पढ़ोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और उसके लिए जितने भी यूजफुल पॉइंट्स हैं हम लोग अभी कवर कर लेंगे, बट उसके बावजूद भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं, काफी थ्योरेटिकल बड़ा चैप्टर है, कई सारे डिटेल पॉइंट्स डिस्कस करती है बुक, तो उस पर आपको एक बार गो थ्रू करने से पता चल जाएगा। हाँ, जेई मेन और एडवांस को लेकर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हम लोग इस पे कवर अप कर लेते हैं। ये बोलता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थोड़ा सा ब्रीफ हम लोग ऑलरेडी भी समझ चुके हैं कि जब हम लोगों ने बात किया था बार मैग्नेट के बारे में, अगर आपको याद हो तो, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड क्यों आता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहे हैं, इसका मतलब वो करंट कैरिंग लूप के इक्विवेलेंट है। करंट कैरिंग लूप के इक्विवेलेंट होने का मीनिंग हुआ था कि दे ईच ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैज ऑर्बिटल मोमेंटम। सो वो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है, सो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम। सो ऑर्बिटल की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आता है। क्योंकि अगर हम सिंपल पिक्चर बनाएं तो इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग इन ऑर्बिट्स। सो ये एक डाइपोल बन जाता है, इसको हम लोग एक डाइपोल मोमेंट बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल है। मीनिंग ये हुआ कि एवरी ऑर्बिट जिस पर इलेक्ट्रॉन चल रहा है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह काम करता है, और सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट कह सकते हैं, जिसको हम लोग म्यू से इंडिकेट करते थे। और क्योंकि इसका अपना रेडियस होगा तो एरिया मिल जाएगा, और करंट हम लोग निकाल सकते हैं I/T से, पता चल जाता है। अगर हर ऑर्बिट के पास एक मैग्नेटिक मोमेंट है तो फिर हर एलिमेंट के पास एक होगा, हर एलिमेंट के पास होगा तो फिर सभी एलिमेंट्स के पास होंगे, और उसकी वजह से ये मैटर के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है, क्योंकि मैटर के पास में करंट है। तो बेसिक यही है। अब आप किसी मैटर के सैंपल को देखते हो, लेट्स से कि एक सैंपल यहाँ पे बनाया, और डाइपोल मोमेंट्स को देखते हो, तो डाइपोल मोमेंट्स कुछ इस तरह से रैंडमली लोकेटेड होते हैं। रैंडमली लोकेटेड होने का मतलब हुआ कि आप किसी भी डायरेक्शन में देखोगे तो आपको डाइपोल्स मिल जाएंगे। जिसमें ये कंप्लीटली रैंडम होता है तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स हों और उनका हमको वेक्टर सम करना हो और वो टोटली रैंडम डायरेक्शन में हो तो उनका सम 0 आता है। ये एक वेक्टर का रूल है, स्टैटिस्टिकल मैथ्स का भी रूल है। ये बहुत सारे म्यूज हैं जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, और सभी नॉन जीरो हैं, लेकिन सभी का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। So mu resultant will be 0. Summation of
all mu i's, and since this number is large, hence it is zero. तो कई बार आपसे पूछता है कि ये जीरो क्यों होता है, तो उसके लिए दो पॉइंट्स देने हैं लॉजिक में. एक ये पॉइंट देना है कि नंबर लार्ज है, दूसरा डायरेक्शन रैंडम है. सो as number of dipoles is large, very large in fact. दूसरा लॉजिकल स्टेटमेंट है या फिर आर्गुमेंट है, वो ये होगा कि म्यू आई आर रैंडमली डायरेक्टेड. सो अगर कभी डायरेक्शन रैंडमली हो और बहुत सारी डायरेक्शंस हो, तो ये दोनों पॉइंट्स मिल करके इस स्टेटमेंट को या इस कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं. सो अगर कभी एग्जाम में थ्योरेटिकली आता है और बोलता है कि व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज जीरो, चार रीजंस देगा, उनमें से ये रीजंस होंगे, उनको हम मार्क कर लेंगे. ओके. सो अच्छा, ये टोटल जीरो हो गया, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक इफेक्ट कितना रहता है, वो जीरो रहता है. तो जीरो रहता है तो इसका मतलब मैटर के पास मैग्नेटिक पावर नहीं रहती है. लेकिन सभी के साथ जीरो नहीं रहता है. और या फिर ऐसा कर लो कि अगर इस मटेरियल को आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो जब कभी आप इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड पे रखोगे, देन यू नो कि इन पर टॉर्क लगेगा और ये रीओरिएंट करने की कोशिश करेंगे, और जब ये रीओरिएंट करेंगे तो ये किसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे. जब ये अलाइन हो जाएंगे तो आप बोलोगे कि अब इसके पास म्यू नॉन जीरो आ रहा है, तो फिर वो म्यू जो होगा वो नॉन जीरो हो जाएगा. सो अगली पिक्चर में बनाता हूँ कि अभी ये विदाउट मैग्नेटिक फील्ड था, एक्सटर्नल फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड लगाने से क्या फर्क पड़ता है, तो नेक्स्ट पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं. पोलराइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था एग्जैक्टली सिमिलर है. सो लेट्स से वही सैंपल है, सारा कुछ वही है, बट आपने क्या किया है कि अब एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया. लेट्स से इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और जैसे आपने इस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर स्विच ऑन किया, देन यू विल फाइंड कि जो डाइपोल्स होंगे वो कुछ ऐसे आ जाएंगे. अभी भी थोड़ा बहुत इधर उधर होंगे, but most of them will have their components or direction in the direction of field. So ये अपने को बताएगा कि इसका एक रिजल्टेंट म्यू बन रहा है जो कि इस डायरेक्शन में. अब वो इस डायरेक्शन में या किसी और डायरेक्शन में हो, कुछ मटेरियल्स में क्या होता है कि वो डायरेक्शन बदल भी जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे. लेकिन ये है कि एक डायरेक्शन में पॉइंट आउट जरूर करेंगे. अगर एक पॉइंट डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेंगे तो इसके पास एक म्यू आ जाएगा. उसको म्यू बोलो या फिर एम बोलो, चलता है. तो इसको म्यू से इंडिकेट कर सकते हैं और एम से भी इंडिकेट कर सकते हैं. This is when an electric field is switched on. That means the matter is placed in a magnetic field. अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमारा डाइपोल मोमेंट जो होगा वो नॉन जीरो होगा. इसका मतलब है कि ये मटेरियल भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा, ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट देना स्टार्ट कर देगा, जैसे बार मैग्नेट दिया करता था, सिमिलर तरीके से. तो इसी को काउंट करने के लिए कितना ये अमाउंट का इफेक्ट देने वाला है, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम बोलते थे पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन में पता चलता था कि पोलराइजेशन की वजह से अपनी फील्ड आती है. सिमिलरली यहाँ पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन. तो ये जो पहला फिजिकल क्वांटिटी है हमारे काम की है, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन. कई बार इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं. तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल. ये जो मैग्नेटाइजेशन है इसको जनरली हम लोग आई वेक्टर से इंडिकेट करेंगे, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. और अगेन जस्ट लाइक पोलराइजेशन, ये दो पर्पस के लिए यूज होता है. एक तो एज अ प्रोसेस, जिस प्रोसेस में ये मैग्नेटाइज होता है मटेरियल. सो मैग्नेटाइजेशन कैन बी कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ मटेरियल गेटिंग मैग्नेटाइज्ड. दूसरा, ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी हम डेफिनेशन बनाते हैं जिस तरह से पोलराइजेशन की बनाई थी. तो यहाँ पर एज ए फिजिकल क्वांटिटी हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, नॉट एज ए प्रोसेस. प्रोसेस भी इनडायरेक्टली इंक्लूडेड है. So magnetization is a physical quantity. So हम ऐसा लिख सकते हैं, it is a physical quantity
that is defined as magnetic moment per unit volume. सो किसी भी अगर मैटर को मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा है तो वो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, मैग्नेटाइज्ड होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइज्ड होने का मतलब हुआ उसके पास डायपोल मोमेंट जो कि पहले जीरो हुआ करता था, अब वो नॉन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब उसका कोई एक सैंपल लेंगे, एक यूनिट वॉल्यूम का सैंपल लेंगे, तो उस वॉल्यूम पर कितना मैग्नेटिक मोमेंट अवेलेबल है उस क्वांटिटी को मैग्नेटाइजेशन बोलने वाले हैं। सो मैग्नेटाइजेशन इज गोइंग टू मेजर मैग्नेटिक मोमेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम। तो अगर आपने सर वी वॉल्यूम लिया तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम हम डिफाइन करने वाले हैं। यस, यू वांट टू से सर समथिंग? लेकिन वो जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा वो नॉन कंसिस्टेंट रहेगा ना, लाइक चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम। हाँ, तो वो हम लोग एवरेज पे डिफाइन करते हैं। आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि इनसाइड पे क्या होगा ना, इनसाइड पर वो रैंडमाइजेशन होता है, और अगर हमने फील्ड को चेंज करता रहा तो ये चेंज होता रहेगा, तो मैग्नेटाइजेशन भी चेंज होगा। लेकिन अगर हमने फील्ड को सेटल कर दिया और एवरीथिंग वी लेफ्ट इट फॉर टाइम बीइंग, फॉर लॉन्ग टाइम, तो फिर जिसको जहां पर ओरिएंटेशन लेना था वो ले लेगा। अगर आपका कंसर्न कुछ ऐसा जा रहा है कि वो एसएचएम करता है, ऑसिलेशन करता है, तो हमेशा चेंज करता रहेगा, सो वी विल से कि वो ऑसिलेशन कुछ समय तक चलेगा, अल्टीमेटली वो किसी एक डायरेक्शन में जाकर सेटल करेगा। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम जो फाइनली सेटलमेंट हुआ है उसके बेसिस पर हम लोग मैग्नेटाइज इसको मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास टोटल मटेरियल है तो टोटल वॉल्यूम, टोटल एम कंसीडर करो, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम मैग्नेटाइजेशन बोल देंगे। सो इसको मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं, आई इज गोइंग टू बी इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसको हम एम लिख सकते हैं, और या फिर म्यू लिख लीजिए, डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो अगर कोई एक सैंपल लोगे, एक सैंपल में अलग आ सकता है, दूसरे सैंपल में बिल्कुल अलग आ सकता है। अगर आपको ओवरऑल एवरेज निकालना है तो टोटल टोटल वॉल्यूम कंसीडर कीजिए, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए और दोनों का रेशियो ले लीजिए। तो ये फॉर्मूला भी अपने को याद रखने का। ना ये मैग्नेटाइजेशन अपने को हेल्प करेगा कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड में इसका क्या इन्फ्लुएंस आता है उसको स्टडी करने के लिए। जैसे आपने देखा था कि कैपेसिटर के इनसाइड में जब हम लोग मटेरियल को प्लेस करते थे तो पोलराइज हो जाता था, तो उसके इनसाइड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो ओरिजिनल ना होकर के उस पर पोलराइजेशन वाली फील्ड को हमको एडजस्ट करना पड़ता था। एग्जैक्टली सेम लॉजिक से यहाँ पर भी अगर हम कोई मटेरियल को रखेंगे और वो मैग्नेटाइज्ड होगा, तो टोटल फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक्सटर्नल फील्ड प्लस मैग्नेटाइज्ड फील्ड को कलेक्ट करना है, दोनों को रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा अपने को। तो उसके लिए मैग्नेटाइजेशन समझना हमारे लिए जरूरी था कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल या कोई भी मटेरियल जो होगा वो एक इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट लेकर के आएगा। अब आप ये देख सकते हो कि अगर कोई मटेरियल ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट लेके आ रहा है, यानी ज्यादा अलाइन कर रहा है अपने आप को, इसका मतलब उसमें ज्यादा मैग्नेटाइजेशन है। और जो पुअर अलाइनमेंट कर रहा है वो पुअर मैग्नेटाइजेशन है। और अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में कितना फ्री स्पेस में कितना मैग्नेटाइजेशन आएगा? फ्री स्पेस बोले तो वैक्यूम। तो वैक्यूम में आप देखोगे कि आपके पास एलिमेंट नहीं होंगे, पार्टिकल्स ही नहीं होंगे, न्यूक्लियस ही नहीं होगा, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे। इसका मतलब म्यू ही एब्सेंट होगा। तो आप कितना भी फील्ड लगा लो, जब म्यू है ही नहीं तो उसका सम जीरो ही रहेगा। तो उसमें कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन किस पर होता है? मैटर पर होता है। इसलिए हम लोग मैटर की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। मेक सेंस? नाउ अगर आप इसको इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेट करना चाहो, जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एम को नॉर्थ पोल, साउथ पोल या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे, मैग्नेटिक चार्ज के बेसिस पे लिख सकते हैं। तो अगर पूछता है तो आप लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसका यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अपने लिए क्या कई बार छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि मैग्नेटाइजेशन का यूनिट बताइए, डायमेंशन बताइए। तो क्या बता सकते हो कि इसका यूनिट क्या बनने वाला है?
आप मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ चुके हो, आप वॉल्यूम पढ़ चुके हो, और उसके बेसिस पर हम इसका यूनिट बता सकते हैं। थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा बट फिर भी आई एम वेटिंग इफ यू कैन फाइंड इट आउट। एम्पियर पर मीटर आपने बताया, ओके। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोगों ने कहाँ पे कैलकुलेट किया था, वहां से आप देख सकते हो म्यू, म्यू की वैल्यू आई ए होती है। तो बहुत सिंपल है, इसको आप आई ए से रिप्लेस कर दोगे और आई ए अपॉन वॉल्यूम रहेगा, ये एरिया ये वॉल्यूम है, आई अपॉन लेंथ बचेगा, तो इसको हम एम्पियर अपॉन लेंथ लिख सकते हैं, दैट इज मीटर। ये ए फॉर एम्पियर है, नॉट द एरिया। तो इससे आप डायमेंशन में निकाल सकते हो, तो अगर आपसे पूछता है तो उसको रिलेट करके बता दोगे। इस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत सिंपल आएगा। कैसा आएगा, वो आपको मैग्नेटिक मोमेंट बता देगा, वॉल्यूम बताएगा, मैग्नेटाइजेशन पूछ लेगा। ये अंदर की स्टोरीज है केवल समझने के लिए कि किस तरह से क्या हो रहा होता है। नाउ बेस्ड ऑन कि ये जो एलिमेंट्स का ओरिएंटेशन है, मैग्नेटिक मटेरियल को हम 3 टाइप का डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन ये ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन एक हमने आपको दिखा दिया है, और अब 3 टाइप्स को कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसा लिख सकते हैं हेडिंग, और कुछ समझ सकते हैं। टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल और टाइप ऑफ मटेरियल बेसिकली ऐसा लिख देते हैं, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ना जो भी तक हम लोगों ने अभी किया उसको एक बार फिर से समझते हैं। अपने पास एक मैटर होगा, उस मैटर को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने वाले हो। जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने वाले हो, लेट्स से कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड को भी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, और इसको नाम देते हैं बी एक्सटर्नल। ये अपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर प्लेस किया हुआ है, उसकी वजह से ये मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, तो इसका मैग्नेटाइजेशन जो बनेगा वो आई बनेगा। अब ये जो मैग्नेटाइजेशन है ना, ये भी अपनी खुद की फील्ड लेकर के आएगा, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन बेसिकली म्यू के बारे में बात कर रहा है, तो म्यू का मतलब हुआ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट का मतलब हुआ उसकी खुद की फील्ड। उसकी खुद की फील्ड की वजह से, इसकी वजह से अगर कभी हम बी के टर्म में इसको लिखना चाहें, अगर इसको रिप्लेस कर सके बी के टर्म में, तो लेट्स से कि इसको रिप्लेसमेंट बी के टर्म में कुछ ऐसा बोल सकते हैं, बी इंड्यूस्ड या बी मैग्नेटाइज्ड। इंड्यूस्ड वर्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, इंड्यूस्ड बोलने के वजह हम बोलेंगे बी मैग्नेटाइज्ड। तो बेसिकली अब अगर आप कोई पॉइंट यहाँ पे चूज करोगे मटेरियल के अंदर और टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करोगे, तो उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगी और इंड्यूस्ड या मैग्नेटाइज्ड वाली मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो टोटल फील्ड आए वो जो आपने अप्लाई किया था फील्ड उससे ज्यादा आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जो टोटल फील्ड आपको मिले एज ए रिजल्टेंट अप्लाइड फील्ड से कम हो जाए। उसके बेसिस पर हम इनको, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उसके बेसिस पर मटेरियल को हम कैटेगराइज करते हैं। ये उससे डिफरेंट है किससे, जो कैपेसिटर्स में आपने देखा था। कैपेसिटर में आपने देखा था कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ओरिजिनली अप्लाई की थी तो पोलराइज्ड वाली उसके अपोजिट आती थी, तो रिजल्टेंट फील्ड हमेशा कम हो जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन मैग्नेटिक में कम होगी जरूरी नहीं है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और उसके बेसिस पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तो ये एक कंपैरेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आप अपने दिमाग में रख सकते हो। आज हम नोटेशंस बदल देंगे, थोड़े से नोटेशंस बदल देंगे। जो अप्लाइड फील्ड होगी उसको हम बी से ना लिख करके उससे एच से लिखेंगे। तो एच एक डिफाइन करते हैं और ये बोलेंगे कि ये एक्सटर्नल फील्ड है जो हम लोगों ने अप्लाई की है। इस एक्सटर्नल फील्ड पर हम मटेरियल को रखने वाले हैं।
तो ये H है क्या, पहले उस H को समझते हैं फिर टाइप पर आ जाएंगे। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर टाइप को कैटेगराइज करना हमारे लिए आसान होगा और समझना भी आसान होगा। सो एक H डिफाइन किया जाता है, H का नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, वैसे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कुछ लोग बोल देते हैं उसको। ये बेसिकली बी ही है जो हम लोग लगाते थे, जिसको हम लोग अभी तक लर्न किए हैं, बस एक कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया है तो इसका नाम बदल दिया है। तो अगर जो बी हमारे पास होता था उसको अगर हम म्यू से डिवाइड कर देते हैं, म्यू नॉट से, तो ये जो क्वांटिटी बनती है उसको हम लोग एच बोलते हैं। तो बेसिकली एच और बी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम स्टोरी है, बट डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक अलग अलग स्टोरी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड में एक अलग अलग डिफरेंस हो जाएगा। सो एच की वैल्यू बी बाई म्यू नॉट आएगी कब, जब हम वैक्यूम पर होंगे। तो दिस इज हाउ एच इज डिफाइंड। एच इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ बी। उसके नाम भी कई कई बार मिलते जुलते हैं, उसको भी हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, एच को भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोल सकते हैं। और डिफरेंस कैसे हमको आइडेंटिफाई करना है, यूनिट से पता चल जाएगा। यूनिट दोनों की डिफरेंस होंगी क्योंकि म्यू नॉट की यूनिट अलग होती है। ऐसा इसलिए डिफाइन किया गया है सो दैट कि आगे के जो फॉर्मूलाज बने उसमें उनको हमको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना हमारे लिए आसान हो सके। जरूरत क्या पड़ी, हाँ वही मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एच को इंट्रोड्यूस, अगर आप एच ना भी इंट्रोड्यूस करोगे तो भी चलेगा। एच इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है कि हमारे जो नोटेशंस है, जो फॉर्मुलेशंस होने वाले हैं, वो थोड़े से बेटर हो जाएंगे और कंफ्यूजन को अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड्स आ रही हैं वो कई तरह से फील्ड्स आ रही हैं। एक तो आप बाहर से अप्लाई करोगे, एक आयनाइजेशन की वजह से आएगी, और एक रिजल्टेंट आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि रिजल्टेंट जो फील्ड आएगी उसको बी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और अप्लाइड फील्ड को हम लोग एच से इंडिकेट करने वाले हैं। एच को डिफाइन करने का एक और पर्पस है कि एच का जो डायमेंशन आएगा वो मैग्नेटाइजेशन के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। तो हम एच को आई से इजिली लिंक कर सकते हैं रादर देन कि बी को हम ई से लिंक आई से लिंक कर सके। सो आप आगे देखोगे कि जो एच और आई का डायमेंशन है वो मैच कर जाता है, इसलिए इसको हम डिफाइन करते हैं। वैक्यूम में ये होगा। अगर कोई मीडियम होगा तो मीडियम में कैसे बिहेव करेगा, अगर कोई मीडियम होगा जैसे मैटर हो गया, तो मीडियम में इसका जो फॉर्मुलेशन आने वाला वो ये होगा कि एच फील्ड इज गोइंग टू बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई म्यू नॉट माइनस आई। तो किसी भी सब्सटेंस के लिए हम ये यूज कर डाले हैं। इस एक्सप्रेशन को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि एच और आई का डायमेंशन सेम है, क्योंकि जब डायमेंशन सेम होते हैं तभी उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। So H is defined to include this magnetization for any material। अभी तक हम लोग किसी भी मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं, टाइप को भी इसके बाद में डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ पर जो सिंबल्स हैं उनको एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। H मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, B अपना मैग्नेटिक फील्ड है, और B और H का रिलेशन यहाँ से पता किया जा सकता है वैक्यूम में। मीडियम में ये इस तरह से आ जाता है जो कि आयनाइजेशन को इंक्लूड कर रहा है। I फॉर आयनाइजेशन है, जो सॉरी आई फॉर मैग्नेटाइजेशन है। आई से आयनाइजेशन बहुत इजीली आ गया था। सो आई फॉर मैग्नेटाइजेशन है। सो यहाँ से मैग्नेटाइजेशन के इफेक्ट को भी इंक्लूड कर ले रहे हैं, और म्यू नॉट जो है वो वही नंबर है जो आप जानते हो। सो इनको मैं लिख देता हूँ। एच इज अप्लाइड फील्ड, दिस इज गोइंग टू बी रीड एज अप्लाइड फील्ड। इसको हम लोग किस पर्पज के लिए यूज करेंगे, अप्लाई करने के लिए। और आई इज मैग्नेटाइजेशन, सिंपली मैग्नेटाइजेशन है जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा। और बी इज रिजल्टेंट फील्ड और नेट फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इसको अगर आप सिंस रिजल्टेंट बी है तो बी के टर्म में हम लोग लिखना पसंद करेंगे। तो बी के टर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, बी की जो वैल्यू बनेगी रिजल्टेंट फील्ड की, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स
H plus I। ना ये जो फॉर्मूला है ये और जस्टिफाई करेगा, क्योंकि H के डिफाइन करने के पीछे लॉजिक, यहाँ पर H जो आपने अप्लाइड की थी फील्ड, और I जो मैग्नेटाइजेशन था, दोनों को ऐड करना है अपने को विक्टोरियली टू गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। तो दिस इज अप्लाइड फील्ड, दिस इज मैग्नेटाइजेशन, दिस इज द रिजल्टेंट। दैट्स हाउ द नंबर्स गोइंग। कॉपी कर लीजिए, और ये नंबर्स पर आपको अटेंशन देना है, और कोई नंबर री एक्सप्लेन करना हो तो मैं करता। अदरवाइज अब हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए आई डिफरेंटली बिहेव करता है। तो आई का बिहेवियर अगर हमने पढ़ लिया तो बी टोटल निकालना हमारे लिए बहुत आसान होगा, अगर एच अपने को दिया गया है तो एच विल बी गिवन टू अस, आई वी नीड टू फाइंड आउट, देन वी कैन कंक्लूड अबाउट बी। नाउ आई कैसे आता है, उसी के बेसिस पर ये मटेरियल्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, और वो अपने को, तो आपने पढ़ा होगा 3 तरह के मैटर्स होते हैं या मटेरियल्स होते हैं। उन मटेरियल्स को अपने को समझ लेना है। जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, और डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है। इन तीनों कैटेगरीज में आई कैसे बिहेव कर रहा होता है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन देता है। तो वो आपसे आई डायरेक्टली पूछ सकता है, या फिर आपसे रिजल्टेंट फील्ड के बारे में पूछ सकता है। अप्लाइड फील्ड को बताने के बाद तो आई का नॉलेज आप यूज करोगे और फिर ये आंसर कर दोगे। दैट मीन्स अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ मटेरियल, नो मैटर व्हाट द मटेरियल इज, दिस इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर ऑल केसेस। दैट मीन्स फॉर ऑल मटेरियल देयर इज गोइंग टू बी मैग्नेटाइजेशन, फॉर ऑल यू नीड टू अप्लाई a field, for all you can get the resultant field like this। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो जो टाइप्स है वो कैसे आते हैं। तो ये जो टाइप है उसको मैं अलग से भी लिखता हूँ। ये 3 टाइप्स के मटेरियल होते हैं। पहला होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलने वाले हैं, उनके लिए क्या कंडीशंस होती है वो हम लोग समझेंगे यहाँ पर। सपोज कर लीजिए आपके पास मटेरियल था, ये मटेरियल का सैंपल है, एंड यू हैव अप्लाइड अ मैग्नेटिक फील्ड H इंटेंसिटी का आपने लगाया हुआ है इस तरह से। तो अगर आपने इस तरह से H का मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाई किया हुआ है, देन उसके बाद जो मैग्नेटाइजेशन आता है, अगर वो मैग्नेटाइजेशन एक स्मॉल अमाउंट का आता है और उसी डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाइड था, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलने वाले हैं। क्या कंडीशन है? when the applied magnetic field intensity creates magnetization in the same direction and of small magnitude, then the material is known as paramagnetic। तो मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट। if magnetization is in the direction of applied field and it has a small magnitude or value, then we call it as a paramagnetic material। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो एक स्मॉल वैल्यू का होता है, और किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है? उस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है जिस डायरेक्शन में एच होता है। साथ ही साथ हम लोग और बात कर लेते हैं एच और आई में रिलेशन क्या है, तो वो भी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। आगे चल करके जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि एच और आई आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। टू गो मोर फर्दर, this I is going to be basically, I is a magnetization is going to be directly proportional to H। That means ज्यादा फील्ड आप अप्लाई करोगे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। अगर आपने 2 टाइम्स फील्ड को इंक्रीज किया तो मैग्नेटाइजेशन भी 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा। इट्स लीनियरली रिलेटेड। और ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाएंगे तो कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट हम एक इस तरह का सिंबल लेकर के आते हैं H।
और इस सिंबल की वैल्यू के बारे में आप कुछ बोल सकते हो? क्या आप बता सकते हैं इस सिंबल की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए या निगेटिव आनी चाहिए या जीरो आनी चाहिए? तो जितना ऊपर लिखा उसके बेसिस पर आप इसके बारे में बता सकते हो। इसको पॉजिटिव होना चाहिए, दैट्स गारंटीड। क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? बिकॉज द डायरेक्शंस आर आइडेंटिकल। तो इसको जीटा बोलते हैं। जीटा ग्रीक सिंबल है, एक्स जैसा होता है, और दिस इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो अगर अपने को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता है तो हम बता सकते हैं कि वो किस तरह के मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। ससेप्टिबिलिटी कुछ ऐसा लिखेंगे, ससेप्टिबिलिटी। सो जीटा, जीटा इज, इसको जीटा पढ़ते हैं ZETA, जीटा। जैसे बीटा होता है, ईटा होता है, उसी तरह से जीटा होता है। सो जीटा इज अ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और इस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। सो where this is this, you can write it at. अब बोल सकते हो इसको और भी इस नाम से बुला सकते हो। जनरली आपको इस तरह का सिंबल बोलेगा, जीटा, जीटा नाम से इसको हम बुलाते हैं। एक जाई भी होता है, तो ग्रीक में कई सारे सिंबल्स चलते हैं, और जनरली इस सिंबल को यूज करते हैं। अगर वो किसी और सिंबल को यूज करता है तो अपने को देखना है कि कौन सी क्वांटिटी है ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, और ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? ये मटेरियल की होती है, मटेरियल प्रॉपर्टी है। सो मटेरियल के बेसिस पर ये डिफाइन इसकी वैल्यू होती है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए पॉजिटिव होती है। कई बार एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कैसी होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए? ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, एक नेगेटिव दे देगा, एक जीरो दे देगा, और कुछ और दे देगा। तो अपने को पॉजिटिव पकड़ना है, इससे पॉजिटिव। कहाँ से पता चल रहा है? क्योंकि डेफिनेशन में था मैग्नेटाइजेशन और अप्लाइड फील्ड सेम डायरेक्शन में होते हैं, और अगर ये निगेटिव हो गया तो फिर डायरेक्शन बदल जाएगी। जीरो हो गया तो जीरो हो नहीं सकता है। जीरो कब होगा? जीरो वैक्यूम के लिए होता है। सो इट्स जीरो फॉर वैक्यूम। जीटा इज इक्वल टू जीरो फॉर वैक्यूम। क्योंकि आप देखोगे जब आप वैक्यूम में जाओगे तो वैक्यूम में कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं आने वाला है। नो मैटर कितना फील्ड आप लगा लो, तो आई की वैल्यू जीरो रहती है। तो ये भी याद रखते हैं, जीटा की वैल्यू जीरो होती है वैक्यूम के लिए, पॉजिटिव होती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। Why the value should be small? Okay, I told you like कि आप जब उसको थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। अभी मैं आपको उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में जरूर बता सकता हूँ। ये मैग्नेटिक में थर्ड टाइप का भी होता है। तो थर्ड टाइप में जो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, तो वो मैग्नीट्यूड के बेसिस पर हम दो तरह के बनाते हैं। स्मॉल मैग्नीट्यूड को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, लार्ज मैग्नीट्यूड को फेरो मैग्नेटिक बोलते हैं। सो मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड के बेसिस पर दो कैटेगरीज को डिफाइन करना था, इसलिए स्मॉल रहता है। प्रैक्टिकली जो मैग्नेटिक जिनसे ये बार मैग्नेट्स नहीं बनते हैं, तो उसमें जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो बहुत कम होता है। जैसे आप वुड लो, या फिर आपका जो पेन है, या फिर कोई भी डिवाइस है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी ना मटेरियल पे, वो बहुत कम आती हैं। तो इसलिए मैग्नेटिक, उसका जो मैग्नीट्यूड रहता है मैग्नेटाइजेशन का, वो काफी स्मॉल रहता है। किसको छोड़ करके? फेरोमैग्नेटिक को छोड़ करके। सबसे ज्यादा फेरोमैग्नेटिक में आता है, बाकी सब में बहुत कम आता है। तो स्मॉल होना, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पता चला कि ऑब्जेक्ट्स में नहीं आता। अदरवाइज क्या होता है ना, आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने ऑन की, सपोज करो कि आपका पेन रखा था और आपने पेन रख दिया, वहीं से करंट कैरिंग वायर जा रहा था कंप्यूटर में, करंट लेकर के। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता। मैग्नेटिक फील्ड में आपका पेन रखा हुआ था, तो आपका पेन भी बार मैग्नेट बन जाता, और बार मैग्नेट बन करके फिर वो अपने अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट होता कर देता। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब जो मटेरियल्स हमारे पास होते हैं, या फिर जो पैरामैग्नेटिक कैटेगरी के होते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है, बट इतना फीबल होता है, इतना फीबल होता है कि उसका एक्सपीरियंस निग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम पर, दिखता नहीं है, isn't it?
सो इसलिए स्मॉल और डायरेक्शन दोनों के बेसिस पर हम इसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अच्छा, अगर अपने को आई पता चल गया तो क्या हम यहाँ से रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या आएगी? मैं नेक्स्ट पेज पे जाता और रिजल्टेंट फील्ड को पता करता। सो रिजल्टेंट फील्ड, सिंस हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट फील्ड इज गिवन एज म्यू नॉट एच प्लस आई, एंड for paramagnetic materials we have shown we have got it like कि I की जो वैल्यू है वो zeta times h है, जहाँ पर zeta पॉजिटिव है। इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो जब आप इसको प्लेस करोगे तो ये बनेगा म्यू नॉट h प्लस zeta टाइम्स h। यहाँ से अपने को पता चल जाएगा यार म्यू नॉट 1 प्लस zeta और h, ये अपना b वेक्टर हो गया। सो ये फाइनल फॉर्मूला बन जाता है पैरामैग्नेटिक के लिए। इसका मतलब अगर आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता हो और एच पता हो, यानी अप्लाइड फील्ड आपको नोन हो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता हो, तो आप बी की वैल्यू बता सकते हो, रिजल्टेंट फील्ड कितना आने वाला है आपको पता चल जाएगा। फिर इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को दूसरे नाम से बुला लेते हैं कि लाइक एक म्यू रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी हो जाती है। और म्यू को डिफाइन कर लेते हैं जो कि म्यू नॉट इंटू म्यू आर के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर आप यूज करोगे तो अपने को पता चल जाएगा जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बेसिकली म्यू टाइम्स एच है। जहाँ पर म्यू मीडियम पर डिपेंड करता है, वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मीडियम की प्रॉपर्टीज सबको लेकर के चल रहा है। आप पाओगे कि सिंस एक्स की वैल्यू जीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। तो यहाँ पर एक पॉइंट पता चलता है कि म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर 1 से बड़ी है, इसका मतलब ये कौन सा मटेरियल है? ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए म्यू रिलेटिव म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। और म्यू नॉट अगर आपको पता होगा तो उससे आप म्यू बना सकते हो। म्यू को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, सो दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। मतलब ये हुआ कि अगर कोई मीडियम दिया हुआ है तो आप म्यू को यूज करो उस मीडियम का, और बाकी डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। ये आपके मैग्नेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके चलता है। और relative permeability इसको बोलेंगे relative permeability, so that is relative permeability, that is permeability of medium, or mu naught is a permeability of free space, that is of vacuum। जैसे एप्सिलॉन नॉट हम लोगों ने पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम लॉजिक तरीके से ये भी चलता है। वहां पर भी देखा था आपने एप्सिलॉन आर, जिसको बाद में के भी बोला गया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी हुआ करती थी। यहाँ पर भी 1 से बड़ी है। 1 किसके लिए आएगी? 1 वैक्यूम के लिए आएगी। तो वहां पर भी सिमिलर टाइप की स्टोरीज थी। इसके एक दो बार उसने ग्राफ के बारे में पूछ लिया है। एक बार आईआईटी में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो उसमें मिलेगा कि उसने बोला था कि लेट से ये एक एक्सिस है और एक दूसरा एक्सिस ये है। फिर से बना देता हूँ सो दैट इट अपीयर्स 90 डिग्री एंड प्रॉपर अ बिट। सो लेट्स से कि एक ये एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस और एक इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। यहाँ पर आई बनाया उसने और यहाँ पर एच बनाया। दैट मीन्स द फील्ड दैट यू अप्लाई एंड द आई दैट कम्स ऑन इट। ये ग्राफ है। उस ग्राफ को कुछ इस तरह से बना के दिया आपको। उसने सिंपली ऐसा ग्राफ दिया था और बोला था बताइए कौन सा मटेरियल है। ऑप्शन था पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और व्हाटएवर। तो क्या इस ग्राफ से अपने को पता चल रहा है? यस, अपने को पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि आई और एच के बीच का जो रिलेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन टाइप का है, और इसका ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो स्लोप की बात कर रहा है और स्लोप पॉजिटिव है। सो इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन। यस, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। यस, विद पॉजिटिव स्लोप। इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल का ग्राफ है। और सपोज कर लीजिए अगर वो एंगल आपको ये दे देता है कि लेट से ये थीटा है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं फ्रॉम हेयर कि स्लोप दैट इज tan थीटा
this is going to be equal to magnetic susceptibility. और पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स दिख रहा है पॉजिटिव स्लोप है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इन एच आई वर्सेस एच ग्राफ, तो जनरली आपको आई वर्सेस एच ग्राफ देगा क्योंकि आई इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू फाइंड बेस्ड ऑन द अप्लाइड फील्ड एच। तो ये भी आप पॉइंट याद रख लो कि स्लोप की जो वैल्यू होती है वो अपने को ससेप्टिबिलिटी दे देगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वो ऐसा ग्राफ बनाएगा, थीटा को लेट से 60 डिग्री बोल देगा और बोलेगा बताइए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितनी है, तो हम बता देंगे 1060 है, √3 हो गया। 45 बोल देगा, आपको 45 देकर के आपसे पूछ सकता है बताइए कौन सा मीडियम है, तो अगर ये 45 होगा तो आप बता सकते हो कौन सा मीडियम होगा। सो बोलेंगे पैरामैग्नेटिक मीडियम है क्योंकि उसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितना जा रहा है 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो म्यू रिलेटिव अगर आप पता करना चाहोगे 2 हो जाएगा। पॉजिटिव है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, वो हम बता देंगे। सो थीटा के बेसिस पर इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, इसलिए आपको नोट करना है, डाइजेस्ट करना है, और क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करना है। बहुत सिंपल स्टोरीज हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इसके इनसाइड में जाओगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी सीखने को, तो थ्योरी वाले पोर्शन से पढ़ने का बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है बहुत सिंपल पूछता है, सिम बेस्ड ऑन फॉर्मूला, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बट एक बार गो थ्रू करना बनता है। अच्छा, ये हो गया अपना पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, जब कोई फील्ड अप्लाई करते हो स्मॉल अमाउंट का मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होता है, किस डायरेक्शन में, अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है, ग्राफ ऐसा जा रहा होता है, रिजल्टेड फील्ड ये बन जा रही होती है, दैट्स डन। इसके बाद हम लोग सेकंड पर आ सकते हैं, दैट्स कॉल्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल। सो जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसमें भी सिमिलर टाइप की स्टोरी होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, तो मैं पहले पिक्चर बना देता हूँ। लेट्स से कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है और इस डायमैग्नेटिक मटेरियल को आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है, एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स कॉल इट एज, उसकी वजह से ये मैग्नेटाइज होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में होता है और स्मॉल अमाउंट का होता है तो इसको हम लोग डायमैग्नेटिक कहते हैं। So diamagnetic materials are those materials in which magnetization takes place opposite to the applied field and it is of feeble value, small magnitude ka. So if magnetization is in opposite direction that of applied field, तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें मैग्नेटाइजेशन अप्लाइड फील्ड के अपोजिट आता है, दैट्स अ प्रैक्टिकल, और उनको मेजर किया गया है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मिले हैं। उसके बेसिस पर हमने उनको कैटेगराइज कर दिया कि अगर ऐसे मटेरियल्स हमारे पास होंगे तो उनको बोलेंगे वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है। So if magnetization is in opposite direction that of applied field and its magnitude is small or its value is small, then we call it as diamagnetic materials. Okay. यहाँ पर भी आप पाओगे कि जो मैग्नेटाइजेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब ज्यादा फील्ड आप अप्लाई करोगे तो ये ज्यादा बन करके आएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इसके लिए भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वही लगाते हैं, तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के लिए सेम फॉर्मूला चलता है, तो आई की वैल्यू आ जाएगी जीटा टाइम्स एच, सो फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, बट हियर यू कैन थिंक ऑफ about the value of magnetic susceptibility. Can we say here this magnetic susceptibility has to be negative? Yes. Why? Because उसी के माइनस की वजह से वो डायरेक्शन अपोजिट जस्टिफाई हो पाएगी। सो अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव आती है इसका मतलब वो डायमैग्नेटिक मटेरियल है।
और अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव आती है तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। अगर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0 आती है दैट मींस देयर इज नो मटेरियल। ओके, इस पर भी अगर आप फर्दर कैलकुलेशन करोगे, बी निकालोगे, तो बी की वैल्यू डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर भी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी की वैल्यू आएगी म्यू इनटू एच, क्योंकि फॉर्मुलेशन इज एग्जैक्टली सेम। सो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली बी की वैल्यू एच के टर्म में लिख सकते हो, यानी जो फील्ड आती है वो अप्लाइड फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी जा रही होती है, मीडियम पर डिपेंड कर रही होती है ऑफ कोर्स। जहाँ पर म्यू के वेयर यू कैन राइट कि जो म्यू है दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू म्यू रिलेटिव और म्यू नॉट, और जहां पर म्यू रिलेटिव की कहानी है दैट इज 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी है। आप पाओगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। क्यों 1 से लेस देन आएगी? बाकी आप जानते हो क्यों, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव है, सो 1 में से कुछ गया, इसका मतलब 1 से छोटा हो गया। So relative permeability for diamagnetic material is less than 1, for paramagnetic material is more than 1, and for vacuum it is 1. कॉपी कर सकते हो, ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो। तो इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे तो किस तरह का आएगा, क्या आप विजुलाइज कर पाओगे? ऑफ कोर्स कर लेना चाहिए। तो छोटा सा ग्राफ बना देते हैं अगर कभी पूछ लिया गया तो। किसका किसका ग्राफ पूछेगा कि कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ कितना फील्ड लगाने पर, तो ये ग्राफ आपसे पूछेगा। हाउ द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक, फॉर दैट सेक यू विल फाइंड कि ये पासिंग थ्रू ओरिजिन जाएगा और नेगेटिव स्लोप का होगा। आई और एच का रिलेशन ये दिया गया है जिसमें जीटा यानी स्लोप विच इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल के सॉरी ये डायमैग्नेटिक मटेरियल का ग्राफ हो जाएगा। तो ऐसा ग्राफ दिया गया तो आपसे पूछेगा कौन सा मटेरियल है, तो हम बोलेंगे दिस इज डायमैग्नेटिक। स्लोप भी पता कर सकते हैं, नेगेटिव स्लोप को इस वाले एंगल को थीटा देकर के आप स्लोप को पता कर लोगे, वहां से ससेप्टिबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। ओके, so paramagnetic materials, diamagnetic materials, they behave similar. There are things, their formulas are very identical. The difference goes where? Difference goes in the direction of magnetization, whether they are parallel to the applied field. Both are parallel to applied field, yes. And for para, it is in the same direction. For dia, it is in the opposite direction. Both have a very small magnitude. इसलिए उनको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो हमको दिखती नहीं है, तो उसके बेसिस पर उसके ऑब्जर्व किया गया तो मैग्नीट्यूड स्मॉल आता है। सपोज कर लीजिए आई की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, एच से भी ज्यादा हो जाती है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इधर थी रिजल्टेंट में मैग्नेटिक फील्ड आपको इधर मिलती, जो कि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, इसलिए स्मॉल वैल्यू कैरी करते हैं। सो ये जो पैराड आया थे इन पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और अपने को उनको याद रखना है। और ये भी याद रखना है एच जो हमने डिफाइन किया था वो बेसिकली बी में से केवल म्यू नॉट को डिवाइड करके डिफाइन कर दिया था। तो जो भी फॉर्मूलाज आप बी के जानते होंगे, अगर कभी आपसे एच पूछता है तो म्यू नॉट डिफाइन करके डिवाइड करके आप बता दीजिए, वो अपना काम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो कि अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस है, उस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। सो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिज्म वाला, उसके बारे में भी समझ लेते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनकी अपनी स्टोरी क्या चल रही होती है। आप पाओगे कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, इंटायरली डिफरेंट होती है। अनलाइक कि जैसे पैरा और डाया का काफी कुछ कॉमन जा रहा था, इनका अपना बिल्कुल अलग होता है। और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स वही होते हैं जो बार मैग्नेट बनाते हैं। नाम से पता चल रहा होगा फेरो, फेरो का मतलब आयरन से लेना देना होता है, तो उसी तरह की केसेस होती है। इस पे क्या होता है, पहले हम आपको कॉमन सेंस बताते हैं, कुछ आइडियाज देते हैं, फिर इसके बाद उसकी डेफिनेशन और ग्राफ बनाएंगे। लेट्स अगर ये सैंपल है आपके पास फेरोमैग्नेटिक का, आयरन का है, निकल का है, या फिर इस तरह के जो फेरो फैमिली वाले मेंबर्स हैं उनका है।
और उस पर आपने क्या किया कि उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड पे रख दिया। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर रखा तो आप पाओगे कि इसमें मैग्नेटाइजेशन आएगा, और मैग्नेटाइजेशन उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में फील्ड अप्लाइड थी। और ये जो मैग्नेटाइजेशन आएगा ये स्मॉल वैल्यू का नहीं आएगा, ये एक बड़ी लार्ज वैल्यू का आ जाएगा। बड़ी लार्ज वैल्यू का इतना इतना लार्ज वैल्यू का आ जाएगा, अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ भी कर दो तो वो जो मटेरियल है वो मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, आप इसको घर पे कभी भी टेस्ट कर सकते हो। आप में से कई लोगों ने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। कभी आपने मैग्नेट को लेकर के कॉइन्स को टच कराया या कॉइन को अट्रैक्ट कराया कराया होगा? नहीं कराया तो देन यू कैन डू दिस, टेक अ आयरन कॉइन और टेक अ बार मैग्नेट और मैग्नेट का पीस, कनेक्ट विद दिस कॉइन। तो आप देखो वो कॉइन को अट्रैक्ट करता है और अपने साथ उसको अटैच कर लेता है। आप डिटैच करोगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो आयरन पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया उसने, मैग्नेटाइज कर दिया है आयरन को, कॉइन को। इसके बाद आप एक काम करो, जो बार मैग्नेट था या मैग्नेट था आपके पास उसको अलग कर दो, केवल आयरन को लेकर कॉइन को लेके जाओ और दूसरे कॉइन के पास लेके जाओ। जब उस कॉइन को दूसरे कॉइन के पास लेके जाओगे तो आप देखोगे वो दूसरे कॉइन को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जो फील्ड लगाया था ये फील्ड को ऑफ भी कर दिया तो ये मटेरियल अभी भी मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के चलता है, रिटेन करके चलता है। ऐसे मटेरियल्स को हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। सो मैग्नेटिक जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें अगर फील्ड को हम स्विच ऑफ भी कर देते हैं इसके बावजूद वो आई को मेंटेन करते हैं। जबकि आप यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूलाज जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं, जैसे ये फॉर्मूला है, इसमें जैसे ही H जीरो होगा, अप्लाइड फील्ड जीरो होगा, आप पाओगे आई इमीडिएटली जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी, नलीफाइड हो जाएंगी। और आपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया, मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, कम किया ये भी कम होगा, जीरो किया ये भी जीरो हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जबकि सेम स्टोरी यहाँ पर भी थी। अब देखो डायमैग्नेटिक के साथ भी थी, बल्कि जब आप फेरोमैग्नेटिक में आएंगे दैट्स एंटायरली डिफरेंट। फील्ड लगाने से मैग्नेटाइजेशन स्ट्रांगली क्रिएट होता है, फील्ड को हटाने के बावजूद भी मैग्नेटाइजेशन रह जाता है, सो दैट कि मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसा बिहेव करता है। जो कॉइन वाला मैंने एग्जांपल किया वो आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिर आप उसी कॉइन को रख दो मे बी लाइक कपल ऑफ आवर्स के लिए, और मे बी लाइक नेक्स्ट डे अब आप उस कॉइन को किसी और कॉइन के पास ले जाओ तो अट्रैक्ट करना बंद कर देगा, फिर अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नेटाइजेशन है इट स्टेज इट स्टेज फॉर सर्टेन टाइम, और कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद फिर ये डाई डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो फील्ड को स्विच ऑफ करने से मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इमीडिएटली डाई डाउन नहीं करती हैं। ऐसे मटेरियल को हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। ये कंपैरिजन करके आपसे पूछ लेगा कि अगर हमने फील्ड को स्विच ऑन किया तो मैग्नेटाइज्ड हुआ, इसके बाद स्विच ऑफ कर दिया तो बहुत सारे सैंपल्स में एक सैंपल का मैग्नेटाइजेशन खत्म नहीं हुआ, तो बताइए वो सैंपल किस मटेरियल का बना हुआ है? तो हम बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। जिसका इमीडिएटली जीरो हो गया वो किसका बना हुआ है? वो आइदर पैरा होगा और डाया होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रूल फॉलो करते हैं। Make sense? अगर इसको शॉर्ट में लिखना हो और डिफाइन करना हो तो कैसे बोल सकते हैं? कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन आता है वो स्ट्रांगली आता है और सेम डायरेक्शन में आता है। इफ मैग्नेटाइजेशन इज strong, that means high value का, and in the direction of applied field. तो अगर मैग्नेटाइजेशन स्ट्रांग आता है और सेम डायरेक्शन पर आता है तो उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। आप देखोगे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसकी डेफिनेशन काफी कुछ इससे मैच कर रही है पैरामैग्नेटिक से, एटलीस्ट डायरेक्शन को लेकर के। सो पैरामैग्नेटिक में जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है वो फील्ड की डायरेक्शन होता है, फेरोमैग्नेटिक में जो मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन होता है वो भी फील्ड की डायरेक्शन होता है। डिफरेंस क्या है? इसमें फीबल अमाउंट का मैग्नेटाइजेशन होता है,
जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है, सेम डायरेक्शन में वो भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा उसको मैं बड़ा लिख देता हूँ, इज स्ट्रॉन्ग एंड इन द सेम डायरेक्शन, राइट। दूसरा पॉइंट जो मैंने एक्सप्लेन किया था अभी उसको भी मैं लिख देता हूँ। अगर फील्ड को स्विच ऑफ भी कर देते हो तो आई जीरो नहीं होता है इमीडिएटली। इफ applied field is off, if applied field is switched off, then it retains magnetic properties और मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी जनरल वर्ड हो जाएगा, बिकॉज आई रिटेन हो जाता है, तो आई को रिटेन कर लेते हैं, जबकि ये प्रॉपर्टीज बाकी दो के पास नहीं थी। इसका मतलब है यहाँ पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। नो, ये वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं चलने वाला है, क्योंकि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एच जीरो होने पर आई भी जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन चलता है वो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वो एग्जाम के लिए भी फेवरेबल है। तो उसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे आई वर्सेस एच का। बेटर होगा कि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बनाएं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बनाता हूँ। और अब देखेंगे आई एच के साथ कैसे वेरी करता है। तो हम एक ग्राफ, उसको स्टडी किया जाता है लेबोरेटरी में, फिर ग्राफ बनता है। उस ग्राफ के बेसिस पे फिर इंटरप्रिटेशन हम लोग बनाते हैं कि कौन सा पॉइंट क्या बोल रहा है। सो हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं। किसका ग्राफ बनने वाला है, लेट्स सी। ग्राफ इज गोइंग टू बी बिटवीन आई एंड एच, द सेम ग्राफ जो हम लोग पहले भी बना चुके हैं। यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन रखा जाएगा और यहाँ पर अप्लाइड फील्ड रखा जाएगा, और यहाँ पर एक ग्राफ बन करके आएगा। इसको एक नाम से बुलाते हैं, वो नाम भी लिख देते हैं हेडिंग डाल करके, हिस्टेरिसिस ग्राफ या हिस्टेरिसिस लूप। तो सिंपली हम लोग हिस्टेरिसिस लिख सकते हैं, हिस्टेरिसिस। सो कई बार एग्जाम में बोलेगा कि हिस्टेरिसिस ग्राफ कैसा दिखता है, हिस्टेरिसिस कैसा दिखता है, क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। तो जब हिस्टेरिसिस ग्राफ या लूप बोलेगा तो इसका मतलब है आई वर्सेस एच ग्राफ, मैग्नेटाइजेशन वर्सेस अप्लाइड फील्ड ग्राफ किसका, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए। तो हिस्टेरिसिस जो ग्राफ आता है, लूप आता है, वो फेरोमैग्नेटिक के लिए आता है, पैरा और डाया के लिए नहीं। तो इसका जो आई और एच का रिलेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक्सप्लेन करते हुए बनाता, और आप देखोगे कि जिस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे, ग्राफ उसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। लेट्स से ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने पास, और आपने एक फील्ड को अप्लाई किया हुआ है, और वो फील्ड इस तरह से थी एच। जब आपने ये फील्ड अप्लाई किया, पहले फील्ड कितना था, पहले आपने कोई फील्ड नहीं अप्लाई किया था। चलो बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। और ये जो मटेरियल था ये रखा हुआ था बहुत लंबे समय से। सो आप पाओगे कि अगर कोई फील्ड नहीं था तो इसका भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, तो इसका भी मैग्नेटाइजेशन जीरो होगा। तो इसका मतलब एच जीरो था तो आई भी जीरो रहा होगा, अगर ये मटेरियल बहुत लंबे समय से किसी मैग्नेटिक फील्ड के टच में नहीं था तो। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो 0 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो 0 0 से स्टार्ट करना है। फिर आपने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड को इस तरफ बढ़ाते हो, धीरे धीरे ऑन करते हो, और इस स्मॉल वैल्यू से लेकर के मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हो। आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाओगे, मैग्नेटाइजेशन आएगा, और मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड ये स्ट्रांगली आने वाला है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं 45 डिग्री पे, इसका मतलब है ये प्रोपोर्शनली जा रहा है। नीचे से बनाते हैं, इसका मतलब है ये स्लो जा रहा है। ऊपर से बनाते हैं, इसका मतलब ये फास्ट जा रहा है। तो हम लोग ये सब बोलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन ना जाकर के ये फास्ट पेस पे जाएगा। तो ये कुछ ऐसा जाएगा, मैग्नेटाइजेशन बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। सो इट विल क्रिएट मोर मैग्नेटाइजेशन। आप फील्ड बढ़ा रहे हो, मैग्नेटाइजेशन फास्टर ग्रो कर रहा है। फिर एक स्टेज आएगी, आपने देखा था ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है बेसिकली डाइपोल मोमेंट डिवाइड बाय
वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम तो इसका फिक्स रहा होगा। डाइपोल मोमेंट के बारे में अगर आप बात करोगे तो डाइपोल मोमेंट जो आ रहा है वो सभी इंडिविजुअल्स के एडिशन से आ रहा है, इजंट इट? और अगर हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स या फिर सारे के सारे ऑर्बिट्स जो हो गए ना, अगर वो सभी एक ही डायरेक्शन में आ गए, तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो उस समय आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी? और उसके बाद अगर आप एच की वैल्यू कितना भी बढ़ाओगे, कितना भी बढ़ाओगे, तो अपने पास कोई और एलिमेंट है ही नहीं, कोई और ऑर्बिट बचा ही नहीं है जो उसकी वैल्यू एडिशन कर सके, जो आई की वैल्यू बढ़ा सके। इसका मतलब आई अपनी पीक वैल्यू पर पहुंच जाएगा। सो अगर आप एच को बढ़ाते रहोगे तो आई बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, एक स्टेज आएगी वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। उसके बाद आप एच कितना भी बढ़ा लो, सभी सेम डायरेक्शन में, आगे भी सेम डायरेक्शन में रहेंगे, कोई और डाइपोल ऐड नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि जो डाइपोल थोड़ा सा टिल्टेड था वो अपने आप को रोटेट कर ले रहा था, तो जो ज्यादा टिल्टेड था वो भी रोटेट कर ले रहा था। और अगर सभी ने रोटेट कर लिया तो आप पाओगे कि आई अपनी मैक्स वैल्यू पे पहुंच जाएगा। इस मैक्स वैल्यू को हम बोलते हैं कि वो सैचुरेट हो गया, मैग्नेटाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो ये इसीलिए आप देखोगे कि ये किसी एक्सपोर्ट, ये इस तरह से एक टेंजेंशियल लाइन के अक्रॉस पहुंच गया। इसके बाद अब आई की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, आप एच बढ़ा सकते हो, तो ये ग्राफ आगे चल करके ऐसा चला जाएगा। तो फिर हमको आगे एच बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका चेंज होना बंद हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को भी वहीं पे स्टॉप कर लेते हैं जहां तक ये अपनी पीक वैल्यू तक पहुंचता है। तो लेट्स से कि अपने ये पीक वैल्यू तक पहुंचा, ये इसकी पीक वैल्यू थी, और उस पर जो आपने फील्ड लगाई, दैट फील्ड वाज एच नॉट। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप एच नॉट तक लगाओगे तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये वाली। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप फील्ड आगे बढ़ाने से ना करके आप क्या करो, अब फील्ड को कम करना स्टार्ट करो। सपोज कर लिए इसको आप स्विच ऑफ कर रहे हो या फिर इसको कम कर रहे हो। स्विच ऑफ हम लोग सडनली नहीं कर रहे हैं, इसको स्लोली स्लोली डिक्रीज करते हैं। तो इस एच की वैल्यू को कम करना स्टार्ट करेंगे। तो एच की वैल्यू को हम लोग कम करना स्टार्ट करेंगे तो आई की वैल्यू भी हमारी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप पाओगे आई विल नॉट फॉलो द सेम पाथ जिस पाथ से आया था, बल्कि आई कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। मैं एक साथ ड्रॉ कर दे रहा हूँ और फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ ऐसा जाएगा और फिर इस तरह से जाकर के यहाँ पे चला जाएगा। तो इसका मूवमेंट ये होगा कि नेक्स्ट स्टेप ये जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और इसके बाद वापस अगर करोगे तो फिर इधर से आएगा। अभी तक हम लोगों ने कितना पोर्शन समझा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और इस सारे पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लेट्स से हमने ओ से स्टार्ट किया था और ए पॉइंट तक समझ लिया, ओ से ए पॉइंट तक। ये ग्राफ को थोड़ा सा मैंने ऊपर से पिक कर लिया, इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, टेंजेंशियली जाएगा, बट आप समझ सकते हैं कि वैसे ही जा रहा है कुछ, क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि उससे ऊपर नहीं जा सकता, तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए था। तो देखने में कुछ ऐसा लगेगा। ये रहा पिक्चर है, सॉर्ट ऑफ दिस। अब थोड़ा अप्रोप्रिएट लगेगा क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू वही रहेगी। अच्छा, हम लोगों ने ओ से ए तक समझा। ओ से ए तक क्या था, ओ से ए में हम लोग फील्ड को बढ़ा रहे थे। अब हम फील्ड को कम करना चाहते हैं। जैसे हम लोग फील्ड को कम करेंगे, देन यू विल फाइंड कि ये उसी पाथ को लेकर के वापस नहीं आएगा। तो अगर हमने एच को कम करना स्टार्ट किया तो ये ए से चलेगा, आगे बढ़ेगा। लेट्स से कि इस पॉइंट का नाम हम बी दे देते हैं। तो हम ए से बी तक गए और फील्ड को कम करके मैंने कितना कर दिया, एच नॉट से कम करके जीरो कर दिया। जब हमने फील्ड को जीरो कर दिया, एच की वैल्यू जीरो हो गया, तो फिर आई की वैल्यू जीरो नहीं थी, आई की वैल्यू अभी भी कुछ वैल्यू है। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड को आपने जीरो कर दिया, बाहर वाली फील्ड को, तो आई इज नॉट जीरो येट। आई अभी भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपने फील्ड लगाया था, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में सर्टेन वैल्यू को लेकर के चल रहा है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पॉइंट को हम एक नाम से बुलाना स्टार्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी का मतलब इतना रिटेन किया हुआ है अभी भी जब आपने फील्ड को ऑफ कर दिया है। रिटेंटिविटी लॉजिक क्या है, आपने फील्ड को लगाया, बढ़ाया, तो फील्ड को बढ़ने से मैग्नेटाइजेशन बढ़ा, स्ट्रांगली बढ़ा, मैक्सिमम गया, फिर आपने फील्ड को डिक्रीज करना स्टार्ट किया, फील्ड को आपने जीरो भी कर दिया। तो जब आपने फील्ड को जीरो कर दिया तो मैग्नेटाइजेशन अभी भी रहा,
तो retentivity is a condition when applied field is zero and whatever the value of I is. तो कई बार आपसे पूछेगा व्हाट इज रिटेंटिविटी, तो हम बोलेंगे रिटेंटिविटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद हम जीरो कर देते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड वो जीरो कर देते हैं तो उस समय जो मैग्नेटाइजेशन बचता है उसी को रिटेंटिविटी कहते हैं. सो इट्स अ वैल्यू ऑफ आई व्हेन एच इज जीरो. समझ सकते हो फिगर अपने आप में काफी कुछ बोल रहा है, और कंसर्न हो तो आपको बोलना है तो फिर मैं इसको और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ. इसके बाद क्या हुआ, अब आपने फील्ड को जीरो कर दिया था, और इसके बावजूद भी क्या हुआ, ये आई आपका जीरो नहीं हुआ. अब सपोज कर लिया आप आई को जीरो करना चाह रहे हो, तो फील्ड को आपको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा. तो फिर आपने फील्ड नेगेटिव लगाया, नेगेटिव फील्ड एच फील्ड, दैट मींस इसकी डायरेक्शन बदल दी. फील्ड की जब डायरेक्शन बदलोगे तो ये कम कम होते हुए चला जाएगा. एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा जो कि और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट. लेट्स इसका नाम हम सी दे देते हैं. सी कौन सा पॉइंट है, सी वो पॉइंट है जिस समय मैग्नेटाइजेशन जीरो हुआ है, लेकिन उसके लिए फील्ड को आपको रिवर्स डायरेक्शन में लगाना पड़ा था. सो नेगेटिव एच के लिए अपने को ये मिला. तो ये जो सी पॉइंट होता है इसको हम लोग कोर्सिविटी कहते हैं. कोर्सिविटी का मतलब हुआ कि जब हम इसको कोर्स करेंगे, मतलब उसको फोर्स करेंगे, कोर्स का मतलब फोर्स करना होता है. दैट मीन्स हम इस आई को जीरो करने के लिए हम फोर्स करेंगे मटेरियल को बाय अप्लाइंग द फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो कोर्सिविटी विल बी दिस पॉइंट. तो इसको हम लोग कुछ ऐसा लिखेंगे, कोर्सिविटी. कोर्सिविटी. तो कई बार आपसे पूछेगा व्हाट इज कोर्सिविटी और व्हाट इज रिटेंटिविटी. तो हम बोलेंगे कोर्सिविटी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद अगर हम मैग्नेटाइजेशन को जीरो करना चाहें तो अपने को अपोजिट डायरेक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा. तो कोर्सिविटी के लिए अपने को एच बताना पड़ता है, और रिटेंटिविटी के लिए अपने को आई बताना पड़ता है, और दूसरा वैल्यू जीरो होता है दोनों केसेस में. तो फिगर देख करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिटेंटिविटी कितनी है, किस पॉइंट को रिटेंटिविटी बोलेंगे, किस पॉइंट को कोर्सिविटी बोलेंगे, वो आप यहाँ पर देख करके बता सकते हो. अभी अब तक क्या हुआ है, आपने फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाया हुआ था, तो सिंस फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाया हुआ था तो आई की वैल्यू जीरो हो गई. अगर फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में आप और भी बढ़ाते हो तो फिर क्या करेगा, ये मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगा. तो फिर अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगा. इस पॉइंट के बाद आई नेगेटिव होना स्टार्ट हुआ है, और फिर भी वो इस तरह से जाएगा. फिर एक स्टेज आपको मिलेगी, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं मैं, कुछ ऐसा होगा. फिर अगेन आपको एक ऐसा स्टेज मिलेगा, उस स्टेज पर आप आओगे, देन यू विल रियलाइज कि ये फिर से सैचुरेट हो चुका होगा. तो आई अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन पे. इसके लिए कितना फील्ड लगाना पड़ेगा सिमेट्रिकली, जैसे वहां पे माइनस एच नॉट लगाना पड़ा था, प्लस एच नॉट था, तो यहाँ पे माइनस एच नॉट लगा. यानी जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में एच लगाने से कंप्लीटली मैग्नेटाइज हुआ था, उसी तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में एच लगाने से कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो जाएगा. देन आफ्टर अगर आपने उसके बियॉन्ड भी फील्ड लगाई नेगेटिव डायरेक्शन में, तो फिर सारा का सारा अलाइन हो चुका है, तो अब ये नहीं बदलेगा, तो ये सैचुरेशन लेवल पे ही रहेगा. बट अगर हम लोग एच को फिर से रिड्यूस करना स्टार्ट करें, या फिर ऐसा बोलो इंक्रीज करना स्टार्ट करें, जीरो की तरफ ले जाना स्टार्ट करें, तो फिर ये उसी पाथ को नहीं फॉलो करेगा जिससे आया था, बल्कि एक दूसरे पाथ से जाएगा. तो उस केस में ये किसी और पॉइंट पे पहुंचेगा. लेट्स से डी पॉइंट है. डी पॉइंट को फिर से हम लोग रिटेंटिविटी बोलेंगे. क्यों? क्योंकि ये रिटेन किए हुए आई की वैल्यू, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. और आई को अगर जीरो करना है तो हम किसी और पॉइंट पे जाएंगे. लेट्स से वो ई पॉइंट है, तो इसको हम बोलेंगे कोर्सिविटी. और फिर अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो एच लाने पर फिर से यहाँ ए पॉइंट पे पहुंच जाएगा. तो ग्राफ कैसा चलेगा, ए से बी से फिर इधर जाएगा, फिर डी आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, और इसी लूप पर चलता रहेगा, ये जो लूप बाहर बनाया गया. तो अगर आप एच को चेंज करते रहोगे जीरो से हायर वैल्यू, देन हायर वैल्यू से जीरो, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर इस तरह से, तो ये इस लूप पे चलता रहेगा. तो ये उसी पाथ को ट्रेस नहीं करता है, बल्कि एक लूप को ट्रेस करता है, और एच के अलग पाथ से चल रहा होता है. इसी को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस.
और इसी लूप को बोला जाता है हिस्टेरिसिस लूप, क्योंकि ये लूप दिख रही है। ये जो एरिया है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया होता है। तो इसको कॉपी कर लो और ये समझ लो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पर्टिकुलरली 2 पॉइंट्स, एक रिटेंटिविटी है, दूसरा कोअर्सिविटी है, और इनपरक्यूशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसी लूप को हम लोग हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं, वो आपको समझ के रखना है। अगर आपने नोट कर लिया, समझ लिया है, कोई कंसर्न नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं और इस पर बेस कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक दो पॉइंट्स को और हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हालांकि मैंने एक ही डायरेक्शन बनाया था एच का, तो हम एच के दोनों डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, एक बार इधर एक बार इधर। तो आई भी हमारा दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, और उसके बेसिस पे ये लूप बन रही है। तो ये जो लूप है, कौन सी लूप, ए बी सी, इसका नाम भी नहीं दिया, इसको नाम दे देना चाहिए था। इसका नाम मैं डी रख देता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बदल सकते हो आप। सो लेट से इसका नाम मैंने डी दे दिया, क्योंकि ये टिप भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये ई हो गया और ये एफ हो गया, तो लूप अब लिखना अपने लिए आसान हो जाएगा। सो हम लोग लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ ए, दिस इज द लूप, दिस इज नोन एज हिस्टेरिसिस लूप। और इस पे जो बीच वाला लाइन था, स्टार्टिंग वाला, वो सिंपली स्टार्टिंग के लिए बताने के लिए था, और लूप जो होता है वो बाहर बार वाला होता है। दिस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लूप। इस लूप का जो एरिया होता है वो अपने को बता रहा होता है कि लॉसेस कितने चल रहे हैं। आप देखोगे क्या होगा ना, ये डाइपोल ऐसा था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, फील्ड ने उसको ऐसा रोटेट कराया तो ऐसा आया, फिर फील्ड बदल गया तो फिर ये फिर से इधर रोटेट किया, तो इसको रोटेशन में कुछ वर्क जा रहा होगा, और वो वर्क हमारा वेस्ट हो रहा होगा, एनर्जी को लॉस करा रहा होगा, तो कुछ लॉसेस होते हैं। तो जब कभी हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं किसी मैग्नेटिक मटेरियल में या किसी डाइपोल के कंडीशन में, तो आप पाओगे कि वहां पे लॉसेस चल रहे होते हैं। उस लॉस को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। तो एक लॉस होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, हिस्टेरिसिस लॉस। सो हिस्टेरिसिस लॉस इज बेसिकली द लॉस बिकॉज ऑफ changing applied field which causes change in the मैग्नेटाइजेशन। जैसे डाइपोल को बदलना पड़ता है, टॉर्क लग रहा होता है, और वो कुछ एनर्जी को वेस्ट कर रहा होता है। तो hysteresis losses, it is due to change in magnetic field और change in magnetization। तो इस लॉस को hysteresis लॉस कहते हैं। ये जो लॉस होता है, this depends on the area of hysteresis loop। सो जो hysteresis loop होती है उसका जो एरिया होता है उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। डिपेंड मैंने बहुत जनरल वर्ड लिख दिया है, डिपेंड का मतलब हुआ डायरेक्टली डिपेंड करता है, आप ऐसा लिख सकते हो, डिपेंड्स डायरेक्टली। इसका मतलब हुआ अगर एरिया ज्यादा होगा हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा आएंगे, एरिया कम होगा हिस्टेरिसिस लॉस कम आएंगे। क्या आप बता सकते हो कॉमन सेंस और अदरवाइज कि व्हाट यू वुड लाइक टू डू और लाइक टू हैव, इस एरिया को ज्यादा रखना पसंद करोगे या कम रखना पसंद करोगे? किसी भी एक्सपेरिमेंट में या किसी भी सेटअप पर या अप्लायंस में जहां पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड यूज करना है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी होना है, तो वहां पर आप अगर हिस्टेरिसिस लूप बनाओगे, अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज हुआ है, तो उस लूप का एरिया बड़ा रखना चाहोगे, एक्सपेक्ट करोगे, या आपकी डिजायर होगी, या फिर कम रखने की डिजायर होगी। तो कैसे पता करना है कि ये जो हिस्टेरिसिस लॉस बोला है, लॉस से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कुछ हमारा लॉस है, लॉस ऑफ एनर्जी है। तो ये जो हम लॉस बोल रहे हैं इसका मतलब दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी, दिस मींस लॉस ऑफ एनर्जी। हिस्टेरिसिस लॉस मींस लॉस ऑफ एनर्जी। जस्ट लाइक कि हम लोग एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है, और अगर हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है तो हम चाहेंगे कि एनर्जी कम से कम वेस्ट हो, प्रैक्टिकल एज इंजीनियर और साइंटिस्ट और व्हाटएवर।
सो दिस लॉस ऑफ एनर्जी को हम हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं, और ये लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू, मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ, रोटेशन ऑफ magnetic dipole moments due to change in applied field. तो जब हम अप्लाइड फील्ड को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल्स रोटेट करते हैं, उनके रोटेशन से एनर्जी वेस्ट हो रही है क्योंकि वो बार बार इधर जा रहे हैं, फिर 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 वापस आ रहे हैं, क्योंकि एच को आप बार बार फ्लक्चुएट करा रहे हो। तो वो जो लॉसेस है उसी को हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। वी वुड लाइक टू कीप दिस एरिया एज स्मॉल एज पॉसिबल, एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो कई बार एग्जाम में क्या करेगा, वो आपको 2-3 ग्राफ दे देगा, बोलेगा बताइए कि कौन सा मटेरियल आप चूज करना चाहोगे। तो आप बोलोगे जिसका हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा, यानी जिसका एरिया कम होगा, और या फिर आपको एरिया बता देगा तो पूछेगा बताइए कितना हो रहा, तो उसके बेसिस पे हम कंपेयर करके बता सकते हैं। ये एरिया कैलकुलेट करना हमारे लिए उतना आसान नहीं है क्योंकि ये लूप जो है बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का है, बट देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। तो एरिया या तो आपको दे देगा या फिर कंपेयर कराने के लिए फिगर दे देगा। अपने लिए जनरली हम लोग जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स यूज करते हैं उसमें स्टील और सॉफ्ट आयरन रहते हैं, तो एग्जाम में वो स्टील और सॉफ्ट आयरन को कंपेयर करवा लेते हैं। तो मैं दोनों के लिए ग्राफ बना देता हूँ, और क्वेश्चन आएगा तो उन्हीं के बेसिस पर आप आंसर कर दोगे। जनरली वो एक ही ग्राफ पे दोनों बनाएगा सो दैट कंपेयर करना हमारे लिए आसान रहेगा। अलग अलग भी बनाएगा तो फिर हम मान लेंगे कि सेम स्केल पे बना हुआ है। अगर आप देखते हो स्टील के बारे में तो कुछ ऐसा दिखता है, और इन केस अगर आप देखते हो सॉफ्ट आयरन के बारे में तो कुछ ऐसा दिखता है। सेम स्केल पे बना हुआ है। सो ये सॉफ्ट आयरन का है, फेरो है इसलिए आयरन है, और ये स्टील का है, स्टील भी आयरन से मिलकर के बना होता है, आपको पता है। सो दोनों के लिए हम कंपेयर करके बता सकते हैं। ये स्टील का है। क्या आप बता सकते हो अगर ये फिगर दिए गए हों तो किस पे हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होंगे? अगर आपने पॉइंट सुना है तो आप बता दोगे कि स्टील पर हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होंगे। तो अगर कभी आपको चूज करना हो आउट ऑफ स्टील और सॉफ्ट आयरन पर, तो आप किसको चूज करना चाहोगे? किसी इंस्ट्रूमेंट में या किसी अप्लायंस में या किसी एक्सपेरिमेंट में? तो लॉजिकली आप सॉफ्ट आयरन को चूज करना चाहोगे। आयरन का भी अलग अलग स्टोरी होता है, तो आप सॉफ्ट आयरन को चूज करते हो, सॉफ्ट आयरन का कम होता है। आपको याद आ रहा है किसी एक इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों ने सॉफ्ट आयरन का शाफ्ट यूज किया था? अभी रिसेंटली एक इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों ने सॉफ्ट आयरन का शाफ्ट यूज किया था, और वो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि ये सॉफ्ट आयरन हम लोगों ने क्यों चूज किया है। तो आप बोलोगे कि इसलिए चूज किया है कि अगर हम स्टील चूज करेंगे तो वो उसका हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होगा, हम सॉफ्ट आयरन चूज करना चाहेंगे। एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम लोगों ने इसको यूज किया था। ओके, तो आप बोलोगे हिस्टेरेसिस लॉस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हिस्टेरेसिस लॉस इज मोर in case of steel as compared to, तो एज ए स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन। कॉपी कर लीजिए। सो ये कहानी है सॉफ्ट आयरन की, सॉरी हिस्टेरेसिस की, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में आई और एच लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, इस लूप के बेसिस पर दिखते हैं। तो रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी जैसे टर्म्स आते हैं। एच लगाने से आई बदलता है, आई स्ट्रांगली चेंज होता है, और फिर ये लूप पकड़ते हैं तो इस लूप के बेसिस पे दिखते हैं। यहाँ पर आई और एच का डायरेक्टली कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, अनलाइक द केस जो हमारे पास पैरामैग्नेटिक के लिए था, डाई के लिए था। डाई के लिए आई और एच में रिलेशन था,
फॉर्मूला था, उससे हमने बी निकाल लिया। यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, बस एक क्वालिटेटिव स्टडी है कि इस तरह से चेंज होता है। तो क्वेश्चन भी आपसे क्वालिटेटिवली पूछेगा, और एक बार आई पता चल जाएगा, एच पता चल जाएगा, तो बी पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बी पता करने के लिए हम लोग सिंपली ये करने वाले हैं कि जो बी आएगा दैट इज गोइंग टू बी म्यू नॉट एच प्लस आई। तो किसी भी लोकेशन पे अगर आपको बी पता करना हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। दिस फॉर्मूला टेल्स अस टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और एच आपको बताया जाएगा, ग्राफ्स में एच दिया होगा, आई दिया होगा, दोनों को यूज कर लोगे बता देगा। जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि रिटेंटिविटी पर बताइए कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो एच को 0 रख दो, रिटेंटिविटी की वैल्यू रख दो, अपने को पता चल जाएगा। या कोर्सिविटी पर बताइए, या समथिंग लाइक दैट, ऑब्वियस पॉइंट्स के बारे में पूछेगा। ओके, सो ये अपना हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। 5 मिनट का टाइम है, एक और पॉइंट बचा हुआ उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी ये हुआ कि जैसे आपने देखा पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल काफी क्लोज होते हैं, और टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग पैरा और फेरो को एक साथ देखने की कोशिश कर रहे हैं, पैरा और फेरो को। टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है? सो लेट्स से अपने पास एक सैंपल है, और ये फेरोमैग्नेटिक का था। फेरोमैग्नेटिक ने आयनाइजेशन किया कुछ किसी फील्ड के प्रेजेंस में, फील्ड लगा हुआ है, मैग्नेटाइजेशन हुआ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन है। अब आप क्या करते हो? टेम्परेचर को बढ़ाते हो, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ना जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो डाइपोल्स थे यही अलाइन हुए हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स, और स्ट्रांगली अलाइन हुए हैं, इसलिए आई की वैल्यू ज्यादा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वाइब्रेशन बढ़ता है, रेंडमाइजेशन बढ़ता है, रेंडमनेस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पार्टिकल्स से मॉलिक्यूल से ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, तो आई की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या आप बता सकते हो आई की वैल्यू सेम रहेगी या इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? सो अगर हम आई की वैल्यू को पढ़ना चाहें इन जनरल टेम्परेचर पर, तो आप बोलोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडमाइजेशन बढ़ता है, और अगर रैंडमाइजेशन बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा। गुड, सो मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेस। ये सभी के लिए ट्रू है, सभी के लिए ट्रू है, चाहे वो पैरा हो, चाहे फेरो हो, चाहे डाया हो, सभी के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। अगर अपने पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल था तो क्या फर्क पड़ा होगा? तभी इसको फेरो वाला वर्ड हम यहाँ से हटा देते हैं, वो सभी के लिए काउंट कर लेते हैं। अच्छा, अगर आई डिक्रीज हुआ, लेट से अपने पास लेट पैरा था अपने पास या डाया था, एक से ही पढ़ेंगे तो दूसरा अपने आप समझ जाएगा। लेट पैरा वाज देयर, तो अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल था, आई कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग जानते हैं आई की जो वैल्यू होती है ससेप्टेबिलिटी टाइम्स एच होती है। एच तो आपने बाहर से लगाया है, एच पे टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं रहा होगा, आई डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या फर्क पड़ा होगा? तो क्या ससेप्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं? तो आप बोलोगे यस, ससेप्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। ससेप्टेबिलिटी क्या होती है? ससेप्टेबिलिटी डिक्रीजेस। सो अगर किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे मैग्नेटाइजेशन कम होता है, मैग्नेटाइजेशन कम होने का मतलब हुआ ससेप्टेबिलिटी कम होती है। तो एग्जाम में आपको ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन के बारे में बात करता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से ससेप्टेबिलिटी डिक्रीज करती है? यस, एक फॉर्मूला होता है जो इन दोनों को रिलेट करता है। क्या रिलेट करता है? ससेप्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। This is proportional to 1/T, T for temperature in absolute scale। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, susceptibility is equal to constant divided by T। एक इंपॉर्टेंट लॉ है ये कि ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस मटेरियल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं, पैरा के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्रिस्टल क्लियर फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल।
ताकि आप उसको याद रख सको कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है, जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी वैल्यू कम होती है। टेम्परेचर को हमको एब्सोल्यूट स्केल पे लिखना है, केल्विन स्केल पे लिखना है। इसी को एक लॉ के नाम से जानते हैं। सो दिस इज नोन एज क्यूरीज लॉ, और ये क्यूरीज लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा है, क्यूरीज लॉ। सो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज क्यूरीज लॉ, आप क्या बोलने वाले हो? क्यूरीज लॉ पैरामैग्नेट बोलता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जब कभी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका मैग्नेटाइजेशन कम होता है, ससेप्टेबिलिटी कम होती है, और ससेप्टेबिलिटी टेम्परेचर पर इस तरह से रिलेटेड होती है। सो दिस इज फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो ये क्यूरी वाला पॉइंट अपने को समझ में आ गया और याद रखना है। बस इसी से एसोसिएटेड एक फेरो वाला पार्ट है, तो हम फेरो को हम लोग अलग से बना देते हैं ताकि दोनों डिफरेंट है। लेट्स से पैरा का केस था, तो ये इंटायरली पैरा का केस है। क्यूरीज लॉ पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे ऐसे एक्ट करता है, ससेप्टेबिलिटी के बारे में बताता है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? 27 डिग्री सेल्सियस पर ससेप्टेबिलिटी इतनी है, तो बताइए 127 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी? तो डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन पे ले जाएंगे और ससेप्टेबिलिटी का रेशियो निकालेंगे। सिंपल। ना फेरो के लिए क्या काम करता है ये, तो फेरो के लिए बात कर लेते हैं। सपोज के लिए अपने पास फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल पर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर रखा था, अप्लाइड फील्ड लगाई हुई है, तो उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग आयनाइजेशन, ये मैग्नेटाइजेशन आएगा। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, आपको 2 मिनट और लगेगा, कब समझ में आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, सो क्या यहां से कंक्लूजन ये किया जा सकता है आई विल डिक्रीज? टेम्परेचर बढ़ाने से आई डिक्रीज करता है, और अगर हम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाते रहेंगे तो आई डिक्रीज करता रहेगा, डिक्रीज करता रहेगा। पैरा और फेरो में कहीं ना कहीं एक बाउंड्री लाइन होती है, जिसके ऊपर को हम स्ट्रॉन्ग वैल्यू कहते हैं, जिसके नीचे की वैल्यू को हम लोग वीक वैल्यू कहते हैं, स्मॉल वैल्यू कहते हैं। तो किसी ना किसी टेम्परेचर पर जाकर के ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बिकॉज मैग्नेटाइजेशन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलेगा, at a temperature below a particular temperature, this ferro will convert into ऐसा बोलेंगे, if at a temperature below a particular temperature, it will behave like paramagnetic material। और वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उसी टेम्परेचर पर ये चेंज हुआ है। सो उस टेम्परेचर को, पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग लिख सकते हैं कि लेट्स से वो टीसी है, क्रिटिकल टेम्परेचर या क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं इसको। ये टीसी वो टेम्परेचर है जहां पर मटेरियल फेरो मैग्नेटिक मटेरियल से किस पे चला जाता है? पैरामैग्नेटिक पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम टेम्परेचर का डिक्रीज करते रहते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहते हैं, तो एक स्टेज ऐसी आती है जिसके बियॉन्ड फिर वो फेरो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैरा पे। तो आपसे ऐसा सर पूछेगा कि क्या हम फेरो को पैरा पे कन्वर्ट कर सकते हैं? आप बोलोगे यस, टेम्परेचर इंक्रीज करके या डिक्रीज करके? इंक्रीज करके, यस। टेम्परेचर अबव वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए ना, क्योंकि अगर उससे ज्यादा वो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो आई की वैल्यू कम होंगी, तो इसलिए वो हाँ फेरो हाँ, से पैरामैग्नेटिक बिल्कुल बिल्कुल, अब होना चाहिए। मैंने क्या बिलो लिखा हुआ है, वो स्टेटमेंट एक दो बार चेंज करना पड़ा इसलिए हो गया। टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, वो इस वाले डिक्रीज से आ गया। सो जब हम लोग, यू आर एब्सोल्युटली राइट, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते रहते तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बियॉन्ड जाने पर ये पैरा बन जाता है। तो एट अ टेम्परेचर अब लिख लीजिए, अ पर्टिकुलर टेम्परेचर
दिस बेसिकली टीसी टेम्परेचर पर वो कन्वर्ट हुआ है फेरो से पैरामीटर पे। तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर एक टेम्परेचर स्केल बना लें जस्ट टू रिमेम्बर कि लेट्स से इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एक ये टेम्परेचर होगा जिसका नाम होगा टीसी, उससे पहले ये फेरो का काम कर रहा होगा, फेरो बिहेव करेगा, उसके बाद क्या बनेगा, पैरा बनेगा। अब आपको याद रह जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से फेरो कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैरा, और पैरा कैन बी कन्वर्टेड इनटू फेरो बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। और जनरली क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर वो फेरो है तो हायर टेम्परेचर पैरा बनेगा जाकर के। इसके लिए भी एक क्यूरीज लॉ है जो पैरा वाले केस पे लगेगा। तो इस जोन पर क्यूरीज लॉ क्या लगेगा, क्यूरीज लॉ, इस जोन पे जो क्यूरीज लॉ लगाते हैं उसमें अभी भी हम लोग ससेप्टेबिलिटी निकालेंगे। तो ये जो ससेप्टेबिलिटी आएगी वो किसी नया कांस्टेंट डिवाइड बाय टी माइनस टी सी लिखते हैं। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल दो तरह से हो सकता है, एक तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पर था और एक आपने उसको क्या टेम्परेचर बढ़ा करके गेन किया है। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा करके गेन किया है तो उस समय जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बना होगा, तो क्यूरी लॉ विल बी एक्टिंग लाइक दिस, टी माइनस टी सी। टी सी इज द क्यूरी टेम्परेचर। तो ये जो टी सी होता है दैट इज नोन एज क्यूरीज टेम्परेचर। इस पर भी जो क्वेश्चन आएगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। तो आपको टीसी देगा, टी देगा और सी डैश के बारे में कुछ बताएगा या फिर दो को कंपेयर कराएगा, तो ससेप्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। तो ये ससेप्टेबिलिटी जो हम लोग निकाल रहे हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की निकाल रहे हैं, एक बार डायरेक्टली पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, और एक बार जब फेरो को किस में कन्वर्ट किया गया, पैरा में कन्वर्ट किया गया टेम्परेचर इंक्रीज करके। तो टेम्परेचर इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, टी फॉर टेम्परेचर, कॉपी कर लीजिए। हाँ, इतना ही अपने काम का है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लेकर के। तो आज का जो लेक्चर था वो काफी इंपॉर्टेंट था। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, और इसको रिवाइज कर लीजिए, काफी थ्योरेटिकल है, और जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स थे वो मैंने कवर किए। इस पे कोई डाउट रहता है तो आप नेक्स्ट क्लास में जरूर पूछिए, और नहीं रहता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, जिसको जो भी मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो आपके इस वाले टेस्ट में नहीं आने वाला है, तो आपके इस वाले टेस्ट में आज तक का जो पढ़ाया गया वो आएगा अपकमिंग टेस्ट पे, चलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इफ देयर इज एनीथिंग टू आस्क क्विकली यू कैन, अदरवाइज वी हैव डन फॉर द डे। सर यस, सर जो मैग्नेट्स रहते हैं उसका अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब रहता है ना? मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक बार का, फोर्स, मतलब जो फोर्स लगता है मैग्नेट्स पे पास लाने पे। हाँ वो लोग इक्वेशन किया था ना, कुछ 1/4 आया था, आर 1/r³ होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/r⁴ हो जाता है। अच्छा, फिर हम अगर वो बार का बार के साथ है। हाँ सर, अगर हम वो उनको चिपका दे तो फिर हम उसको कभी खींच ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि वो इनफाइनाइट फोर्स आ जाएगा। तो ओके ओके ओके, देखो क्या होता है ना, ये जो हम लोग पढ़ते हैं इसका फिर से वही फंडे हैं कि ये क्लासिकल फिजिक्स है, और इसकी वैलिडिटी के लिए अपने को वो मेजरेबल डायमेंशंस पे वर्क करना होता है। मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ है ना उस पर, लेकिन जैसे आप ऐसा बोलो थ्योरेटिकली हम आर को 0 कर देते हैं, तो आर 0 नहीं कर सकते हम लोग प्रैक्टिकली, पहली बात। अगर आप न्यूक्लियस के साइज पे जाते हो तो वो कुछ एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर या फेरीमीटर के टाइप के होते हैं, वो भी हम लोग प्रैक्टिकली में नहीं गेन कर सकते हैं। आप एक पार्टिकल को नहीं वॉच कर सकते हो ना, आप एक पार्टिकल के डायमीटर को नहीं, न्यूक्लियस के डायमीटर को नहीं वॉच कर सकते प्रैक्टिकल लाइफ में। ये एज ए ले मैन, कॉमन आदमी के हिसाब से सोचो, तो ये सारे फॉर्मूला जो है वो कॉमन आदमी के हिसाब से हैं कि हम कहाँ तक ले जा सकते हैं। 1 सेंटीमीटर 0.5 मतलब लाइक से मिलीमीटर के पास पास ला सकते हैं। आप दो बार मैग्नेट को पास ला के देखो ना, उनके बीच का गैप कुछ सेंटीमीटर या कुछ मिलीमीटर या कुछ माइक्रोमीटर तो बहुत छोटी बात हो गई, मिलीमीटर में रह जाएगी, और मिलीमीटर रखोगे तो फिर वो डिटैचेबल रहेंगे। पॉइंट इज की जो हम लोग भी फॉर्मूलाज पढ़ते हैं दे आर वैलिड फॉर सिग्निफिकेंट डिस्टेंसेस। हम उसको जीरो नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग जीरो बना भी नहीं सकते, दो बार मैग्नेट को जीरो डिस्टेंस पे नहीं ला सकते। माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो काफी दूर होंगे। ओके, सो हम बोलेंगे कि यस, जहां तक वैल्यूज दी होगी वहां तक ये फॉर्मूला वैलिड होगा, और बहुत छोटी डिस्टेंसेस टेंडिंग टू जीरो के लिए फिर ये वैलिड नहीं होता, उसके लिए फिर नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो दूसरी फिजिक्स होती है,
उसको पढ़ते हैं. Anything else? Nothing. Okay, so that's all for the day. Thank you guys.